हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी आज जो है हमारा 10th क्लास का जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक। जी, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का पूरा नाम दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये पूरा नाम दे रखा है। बाकी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये चैप्टर क्या है और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे या उनका करने का सही तरीका क्या है। पहले हमें इस वर्ड को ही समझना पड़ेगा कि जो टू वेरिएबल्स है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x+2y = 3, तो आप ध्यान से समझिएगा। इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल तो हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हो, x और y ले लो, p q ले लो, s t ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन दो वेरिएबल होने चाहिए। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होगी, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें उन्हीं इक्वेशन को स्टडी करना है। तो मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती हैं उसका क्या मतलब होता है, पहले तो हमने ये जान लिया। अब यहाँ पे इसकी जो पहली एक्सरसाइज दे रखी है, पहली एक्सरसाइज को करने से पहले इसकी हमें स्टार्टिंग समझनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग समझते हैं। पहले दे रखा है इन्होंने कि अगर मान लिया दो लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हूँ आपस में। क्या कर रही हूँ? इंटरसेक्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो मान लिया कोई भी दो लाइन है, ऐसे ले ली मैंने, एक ऐसे ले ली, आपको समझाने के लिए। अभी इस चैप्टर की मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, बाकी फिर सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये दो लाइन कहीं ना कहीं क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब आपस में काट रही है, ठीक है, ये दो लाइन। तो अगर दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट करें आपस में, तो आपको ये याद रखना है कि इनका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कुछ दो तीन लाइन याद करने की आ रही है, अभी याद रखिए। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो जो उनका सॉल्यूशन होगा, जो उनका आंसर होगा, उसे क्या याद रखना है? हमें यूनिक याद रखना है। दूसरा, इसी यूनिक को हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट। ये आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। मैं उतना ही काम कराता हूँ जितना जरूरी है। जो चीज एक्स्ट्रा में वो बिल्कुल नहीं कराने का, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ उसे बहुत ही इत्मीनान से समझो कि क्या मैं कह रहा हूँ और कैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन, इंटरसेक्ट वाली, ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? दूसरी कंडीशन दे रखी है बच्चों पैरेलल वाली। पैरेलल, अगर मान लिया दो लाइन पैरेलल हो, मान लिया पैरेलल कैसे होती है? जैसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन दूसरे के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसे रेल की जो दो पटरी होती हैं, रेल की जो दो पटरी होती हैं, जो ट्रेन की दो पटरी होती हैं, वो कभी नहीं मिलेंगी, ऐसी चलती रहेंगी, क्योंकि उन पर ट्रेन ऐसी चलती रहती है। तो ऐसे कोई दो लाइन जो इस तरह से हों, ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, करेंगी, हमेशा ऐसी चलती रहेगी, आप चाहे इसे कितना ही एक्सटेंड कर लो। तो इन लाइन्स को क्या बोला जाता है? पैरेलल बोला जाता है। तो अगर दो इक्वेशन है और उनकी जो लाइन्स है पैरेलल हो, उस केस में जो आपको याद रखना है बच्चों, वो क्या रखना है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसका क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जब ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे कहीं, तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलने का, कोई इनका आंसर ही नहीं हो सकता। तो आप याद रखेंगे नो सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा नाम क्या है फिर इसका? इनकंसिस्टेंट। ठीक, क्योंकि जब सॉल्यूशन था यूनिक तो हमने क्या बोला था? कंसिस्टेंट बोला था। अब जब सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो है कोइंसिडेंट। अभी जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं? इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन है कोई और दूसरी लाइन पे ठीक इसी के ऊपर हो, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, एक लाइन है कोई और दूसरी लाइन पे ठीक उसी के ऊपर है, तो दिखने में तो एक ही दिखाई देगी ना, क्योंकि डबलिंग हो रही है उसकी। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ओवरलैप करना भी कह सकते हैं, अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है। तो इस केस में क्या बोलना है? इसमें कहना है इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और दूसरा नाम इनका भी कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। जो जरूरी है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, तीनों चीज बहुत जरूरी हैं, इसका आप ध्यान करके चलेंगे। ठीक है, अगर मान लिया कोई आपसे पूछे कि भाई यहां भी कंसिस्टेंट है और यहां भी कंसिस्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, इसे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कह देते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही मैं फिर समझा रहा हूँ कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसके बिना ही काम चल जाएगा। फिलहाल ये तीन चीज आपने देख ली। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या कंसिस्टेंट कहलाएंगी लाइंस। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, ओवरलैप कर रही है लाइंस, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहलाए जाएंगे, और इसे भी क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। ये आप तीन बात आप याद रख के चले। ठीक, उसके बाद अब इनके हम जो पहली कंडीशन थी हमारी, क्या, इंटरसेक्ट, इसकी मैं अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ चैप्टर की, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब इंटरसेक्ट तो हमने समझ लिया कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसे करेंगी, वो मैंने बता दिया आपको, और उसका सॉल्यूशन भी कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आपको ये बताना है कि अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखनी होगी तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो कोई भी लाइन लिख लीजिए, जैसे 2x + 3y = 7, ऐसे लिख लिया। फिर ये जो 3 है ये तो लिख दो x के साथ, और ये जो 2 है ये लिख दो y के साथ। इस नंबर को आप चेंज कर दो, कुछ भी लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो। तो इस तरह की जो दो लाइंस होंगी बच्चों, कि जब x का कोएफिशिएंट तो आ जाए y के साथ और y का कोएफिशिएंट आ जाए x के साथ, तो इन लाइंस को क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाएगा। क्योंकि ऐसी दो लाइन जब होंगी तो जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं पहचान बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या नंबर आया बच्चों, पैरेलल लाइंस का नंबर आया। अब पैरेलल लाइंस में क्या है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसे ले लेते हैं, 2x + 3y = 7। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ पहला, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो अगर मैंने ये लाइन ले लिया आपको, तो पैरेलल लाइंस में क्या काम करेंगे, हम इनकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान ले मैंने इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी। पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ही करो, आप 3 से भी कर सकते हैं, आप 4 से भी कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4x, 2 3 जा क्या हो गया बच्चों 6y। अभी जो 2 7 जा होगा ये क्या होगा 14 होगा। तो ध्यान हमें रखना है कि मल्टीप्लाई इसमें नहीं करनी, तो कोई और नंबर लिख देते हैं, आएगा तो 14, कुछ और लिख दो, 11 लिख दो, 13 लिख दो, 17 लिख दो, 18 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये जो लाइंस होंगी आपकी ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोबारा समझो मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन ले ली मैंने, इससे इसको आप अपने आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैंने 2 से करा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 7 जा 14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको 14 नहीं लिखना है। लिख के दिखा दूं, यहाँ आपको 14 नहीं लिखना है। मतलब ऐसी दो लाइन कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म और ये टर्म तो इनमें तो मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाला है वो तीसरा केस है हमारा, ध्यान रखना। ये बात समझ में आई। अगर मान लिया आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 7 जा कितना होता है 21, तो 21 मत लिखना, और 19 लिख देना, 17 लिख देना। डायरेक्ट बात यह है कि मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, इसमें नहीं करनी। तो अगर ऐसी दो लाइंस होंगी तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा आया है कोइंसिडेंट लाइंस। तो तीसरा पॉइंट था हमारा, कोइंसिडेंट को क्या समझा था हमने, ठीक एक के ऊपर एक जब वे ओवरलैप कर रही हो, ये है वो केस। अब आपको समझाने के लिए फिर मैं पहला एग्जांपल ये ले लेता हूँ कि मान लिया फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x + 3y = 7। फिर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और 2 7 जा 14। इस बार मल्टीप्लाई करनी है तीनों में। ठीक है,
तो मैथमेटिकली तो मल्टीप्लाई हमेशा तीनों में ही होगी, लेकिन मैं आपको ऐसी इक्वेशंस के एग्जांपल दे रहा हूं कि पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होगी। तो उनमें डिफरेंस बताने के लिए मैं एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दोगे तो जो लाइन आएंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि ओवरलैपिंग वाली। अगर आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। और अगर आप x का कोएफिशिएंट लिख दोगे y में और y का कोएफिशिएंट लिख दोगे x में तो वे क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि क्या है कैसे है। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग समझ में आ जाएगी ना तो फिर कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलिए आगे, अब क्या करना है, अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे मान लिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, तो अगर मान लिया मैं 1 हटा भी दूं, क्या लिख दूं, ax प्लस by इज इक्वल टू c लिख दूं, तो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कहीं कहीं क्या होता है कि हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेंगी, तो जो पहली इक्वेशन है उसका कंपैरिजन तो कर देंगे इससे, और जो दूसरी इक्वेशन होगी उसका कंपैरिजन कर देंगे इससे, a2x b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी 2 वेरिएबल्स में, उनका कंपैरिजन हमें इन दोनों से करना है, और वहां से हमें a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फिर 2-3 फार्मूले आ रहे हैं, उन्हें समझते हैं। अब पहला फार्मूला क्या है, अब दोबारा से देखिए, जो पहला पॉइंट अभी मैंने समझाया था वो क्या था बच्चों, वो था इंटरसेक्ट वाला, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कह लो या क्या कह लो, यूनिक सॉल्यूशन कह लो, बार बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, या कंसिस्टेंट कह लो, ये एक ही बात है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने अभी आपको समझाया कि a1 a2 कैसे आएंगे, b1 b2 कैसे आएंगे। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी ये फॉर्मूला याद रखो कि अगर ये कहीं कंडीशन आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, चलिए आगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, पैरेलल वाली, उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं जिसे भी समझाया था, पैरेलल वाली। अब पैरेलल वाली में हमने क्या करा था, वो था सेकंड वाला, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। यानी कि a1 a2 बराबर होगा किसके, b1 b2 के, लेकिन ये दोनों c1 c2 के बराबर नहीं होंगे, जिसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करी थी तीसरे वाले में, ये वो वाला केस हो गया। ये हो गया आपका पैरेलल वाला। उसके बाद क्या था बच्चों, कोइंसिडेंट। तो इसमें क्या आना है, तीनों बराबर आना है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको याद रख के चलनी है कि भैया इंटरसेक्टिंग है तो ये है। अगर तीनों बराबर हैं तो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशंस या ओवरलैप करना, है ना वो। और ये कौन सा था, पैरेलल वाला, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, कोई कहीं भी वे आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसका मतलब है ये। ठीक, ये इसके फार्मूले हो गए हैं बच्चों खत्म। ये मैंने आपको स्टार्टिंग इसकी समझा दी है, क्या है, क्यों है और कैसे है। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आ रही है आपकी, जो मेरे पास बुक है वो है 3 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज है 3.1। अब इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, शायद 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक के आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनसे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली।
और ग्राफ का यूज करके उन्हें हमें सोल्व करना, ये इन्होंने कहा है। ठीक, अच्छा एक बात और बताऊं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 है ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर 3 है एलिमिनेशन मेथड। जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसमें ग्राफिकल मेथड को समझाया जाएगा। फिर जो 3.2 एक्सरसाइज है बच्चों उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाया जाएगा, और जो 3.3 है उसमें एलिमिनेशन मेथड को समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके आगे, और आप सुनिए या समझिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास की बात हो रही है, उसमें जो टोटल बच्चे हैं वो 10 हैं, और उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज्यादा हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं ये बताइए। तो सीधी सी बात है, इस प्रॉब्लम को पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसे ग्राफिकली सोल्व करना है, क्योंकि पहले लिख दिया है ग्राफिकली करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लिया लेट जो गर्ल्स हैं वो हैं x और जो बॉयज हैं वो है y। ठीक, अब इसने जो मैथमेटिक्स क्विज में जो पार्टिसिपेट किया था वे टोटल बच्चे कितने थे, 10 थे। तो क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कहा कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स क्या है हमारी x और बॉयज क्या है y, और 4 ज्यादा है, तो 4 यानी कि 4 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मोर लिखा होता है तो सोचते हैं कि प्लस आएगा, तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो। लेकिन मैं बिल्कुल आपको इजी मेथड से बताता हूँ हमेशा हर चीजें। पूरे मैथमेटिक्स में जब आप कहीं मोर लिखा पाओ, लेस लिखा पाओ, एक्सीड लिखा पाओ, है ना, डिफरेंस लिखा पाओ, तो आप कुछ मत सोचना, आप बीच में लगा देना माइनस, इजिकल टू में लिख देना डिफरेंस। बस इन दोनों को सोचना है, जो नंबर बड़ा होगा वो इधर लिखा जाएगा, जो नंबर छोटा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो इसलिए मैंने गर्ल्स पहले लिखी, बॉयज बाद में लिखी। इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 4 है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और अब ये कह रहे हैं कि इसे ग्राफिकली सोल्व करो, तो ग्राफिकली तो ग्राफ भी सोल्व होता है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया देता हूँ। अब इसे ग्राफिकली सोल्व करना है तो जो आपके पास ग्राफ कॉपी होगी उस पर सबसे पहले ऐसे बनाना, ये तो होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, इसे कहते हैं बच्चों ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। ठीक, अब निशान लगा रहा हूँ मैं थोड़े से ऐसे बराबर बराबर निशान लगा लूँ। ग्राफ कॉपी पे तो सब बने हुए आते हैं, तो यहाँ मुझे बनाने पड़ेंगे। आपको एक आइडिया देना है और कुछ नहीं है। ये मैंने इक्वल इक्वल से निशान बना लिए हैं, अब मुझे रब करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन जो हमने बनाई है क्या करने वाले हैं, ग्राफिकली सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना होता है, हम एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, ऐसे। यहां हमने x लिख लिया है, यहां y लिख लिया है, और ऐसे 2-4 बॉक्स बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे ऐसे। अब हमें अपने पास से x की वैल्यू रखनी है और y की निकाल लेनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्या है और कैसे है। अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रख दूं, 1 रख दिया मैंने, तो मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। तो पहले मैं यहाँ से क्या करूँ, y की वैल्यू पहले निकाल लूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 10 माइनस x हो जाएगी। ये x इधर आके माइनस हो गया। अब y की वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस x, यहाँ क्या रख दूँ 1, ये कितना आ गया है 9 आ गया है। इसका मतलब जो पॉइंट है हमारा क्या आ गया, x तो 1 है
और y 9 है, ऐसे लिख देता है पॉइंट को, बीच में कोमा लगा के। अब x इजिकल टू 2 लिख लो, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा 10 - 2, इसमें रखना है x की 2, ये कितना आ गया है 8, तो ये कितना हो गया आपका 2 और 8। फिर x इजिकल टू 3 रख लो, तो y कितना हो जाएगा 10 - 3 यानी कि 7, तो कितना हो गया ये 3 7। x इजिकल टू 4 रख लो, तो y कितना हो जाएगा बच्चों 10 - 4 इजिकल टू 6, कितना हो गया ये 4 और 6। x इजिकल टू 5 रख लो, तो y इजिकल टू कितना हो गया 10 - 5 इजिकल टू 5, तो क्या हो गया 5 5। और भी निकाल सकते हैं, है ना, देखिए 5 पॉइंट निकाल दिए काफी है, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। x की वैल्यू 1 है तो y कितना आया था 9, x की वैल्यू 2 है तो y कितना आया 8, x की वैल्यू 3 है तो y कितना आया 7, x की वैल्यू 4 है तो y कितना आया बच्चों 6, x की वैल्यू 5 है तो y भी कितना आया 5। ये हमारा टेबल हो गया पूरा। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस वाई, फिर ऐसा करते हैं, फिर मुझे माइनस में करना पड़ेगा, जो माइनस वाई है इसे इधर ले आओ, तो इधर आके क्या हो गया है प्लस, और जो 4 है इसे इधर ले जाओ, ये हो गया माइनस, है ना, मतलब y नेगेटिव ना रहे इसे ऐसा कर लिया मैंने। तो y नेगेटिव था ना, तो इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये इधर आके नेगेटिव हो गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान तो हो ही जाती है। अब इसका बॉक्स बनाइए, इसका टेबल बनाते हैं। वही x वही y, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहां कर रहा हूं मैं इस बार, तो x है फिर वही रखना बेटा, यहां कर लेते हैं, फिर मैं 2 दूंगा। x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 1, ये रख दी 1, तो कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना 1, तो रखो 1 - 4, y की वैल्यू आ गई, और ये कितना हो गया -3, ये क्या आ गया है y आ गया है, माइनस के ज्यादा निशान किसका आएगा माइनस का। चलिए जी, अब x की वैल्यू रख दो 2, रखो 2, 2 - 4 क्या हो गया है -2, ये सब y की वैल्यू आती जा रही है, तो जब 2 रखा है तो ये हो गया है -2। चलिए आगे, x इजिकल टू 3 रख दो यहाँ, तो 3 - 4 क्या हो गया है -1, तो जब x इजिकल टू 3 रखा तो y आ गया है -1। उसके बाद x इजिकल टू 4, रखो, तो 4 में से 4 गया 0, तो y कितना आ गया है 0, ठीक। उसके बाद x इजिकल टू 5 रखो, रखिए 5, 5 - 4, अब आएंगे पॉजिटिव नंबर, ये 1 आ गया है, तो x इजिकल टू जब 4 रखा था तो y कितना हो गया था 0, टेबल ही पूरा करते रहो। x इजिकल टू 5 रखा है तो y कितना हो गया है 1। अब x इजिकल टू 6 रखो, अब आप ये सोचोगे कि भैया कहाँ तक रखने हैं, तो यहाँ तो मैंने 5 ही रखे थे, यहाँ मैं रखते ही जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ढूंढना क्या होता है, ढूंढना ये होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ जाए, जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो अभी कोई कॉमन मिला ही नहीं मुझे, 1 9 देखो, 2 8 3 7, कोई कॉमन नहीं आया अभी, इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। x इजिकल टू 6 रखे हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है 6 - 4 यानी कि क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू 6 हो गई और y की हो गई है 2। चलो जी आगे, x इजिकल टू 7 रखो, 7 - 4, तो y कितना आ गया है 3, x इजिकल टू 7 रखा और y आ गया है 3, ठीक, ये आ गया। अब भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 7 वैल्यू आगे निकल गई, तो मुझे अब थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि मैंने 5 तक ही का रखा ना, 5 तक, हो सकता है 6 से 7 से मैच हो जाए, तो मैं अभी इस इक्वेशन को छोड़ के वापस वहां जा रहा हूँ,
और टेबल बना रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा और, 2 लाइन और बना लूँ, एक 6 के लिए और एक 7 के लिए, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ x इक्वल टू 6 रखो तो 10 में से 6 गए 4, और x इक्वल टू 7 रखो तो 10 में से 7 गए 3, ये 2 पॉइंट और बढ़ा लिए मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो मैच कर गया, कॉमन आ गया, ये आ गया 7 3 ये रहा और 7 3 ये रहा। तो ये काम बेटा तब तक करते रहना है जब तक कि ये कॉमन ना आ जाए। अभी तो पहला क्वेश्चन है, ये तो बेसिक सही है, बाकी तो अभी इक्वेशन फ्रैक्शन में भी आएंगी, तो चीजों को थोड़ा समझ के चलो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, अब ये कहाँ तक बना रखे हैं मैंने, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर y ऊपर होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ठीक, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये जो सारे पॉइंट हैं ये आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं, ठीक है, तो करते हैं भाई। अब मुझे ये रब करना पड़ेगा, मैं ये रब कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक, ये भी रब कर रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ में आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा तो होता ही है ग्राफिकली वाला, ठीक है। चलो जी करते हैं। अब जो ये पहला पॉइंट था हमारा, ये था x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1 कहाँ है हमारा, ये, और y 9 कहाँ है, ये। अब 9 नहीं है सिर्फ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो x इक्वल टू 1 इसके ऊपर और y इक्वल टू 9 के सामने, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, यानी कि 1 9 वाला, ये वाला। फिर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 है ये इसके ऊपर और 8 के सामने, समझ रहे हो। ग्राफ कॉपी पे तो सब ये बनाए हुए आते हैं लाइन से, ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 7 है, ये रहा 3 और 7, तो 3 के ऊपर और 7 के सामने यहाँ को आ जाएगा ये। फिर x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 6, वो आ जाएगा यहाँ को आईडी से। फिर x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू भी 5 है, इसके सामने इसके ऊपर, ये यहाँ को आ गया। फिर x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 4 है, ये थोड़ा यहाँ को आ गया। फिर x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 3 है, ये यहाँ को आ गया। तो आप देख रहे हो आ रहे नहीं और एक लाइन में, तो इसे आपको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, स्केल से इसे ज्वाइन कर देना है, ठीक। ये मैं थोड़ा सा और आगे कर लूँ, ये x एक्सिस लिख दिया मैंने, इसे भी थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ ऐसे, ये y एक्सिस लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन आई है ना बच्चों, ये कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन जो मैंने रब कर दी है। अब यहाँ आ जाओ, x इक्वल टू 1 है यानी कि ये रहा, और y इक्वल टू है -3 है नीचे यहाँ पे, यानी कि इसके सामने इसके नीचे, ये पॉइंट आ गया आपको। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2, ये आ गया। बस ऐसे देखते रहो, इसके नीचे इसके सामने, और कुछ नहीं करना। x इक्वल टू 3 ये है और y इक्वल टू है -1 ये रहा, तो 3 के नीचे इसके सामने, ये आगे थोड़ा सा। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, वो यहीं हो जाएगा क्योंकि 4 तो ये है और y 0 कहाँ है, इस लाइन पे। फिर x इक्वल टू 5 ये है और y इक्वल टू 1, ये ऊपर हो गया है, ये यहाँ पे आ गया है। फिर x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 2 है, वो यहाँ पे आ गया। फिर x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 3 आ गया ना दोनों लाइन में ये वाला पॉइंट, इसलिए वो कॉमन देखते हैं। तो इससे आपकी लाइन आ गई है ऐसे, ग्राफ हो गया हमारा पूरा। अब आप देखो, जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, सबसे पहले वाली, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लिख दो यहीं, इंटरसेक्टिंग। फिर और क्या लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, सब याद कराया अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ये चैप्टर की स्टार्टिंग करी। और क्या लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट। ये बार बार लिखो, बार बार, चाहे वो पूछ रहा हो या ना पूछ रहा हो, ठीक है।
अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वे A1 B1 C1 तो आए नहीं, तो वो जो A1 B1 C1 है वो ग्राफिकल मेथड में नहीं है, वो अगले क्वेश्चन आएंगे भी एक्सरसाइज में वहां है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी सारी एक साथ इसकी। तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों, वो ये पॉइंट आ रहा है जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है 7 3, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि x इजिकल टू तो हो गया 7 और y इजिकल टू हो गया है 3, और x क्या था, गर्ल्स थी, और y क्या था, बॉयज था। ये आ गया है हमारा आंसर जी। यानी कि जो मैथमेटिक्स क्विज था उसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 7 तो हैं गर्ल्स और 3 हैं बॉयज। ये हमारा ग्राफिकली क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये आपको सारा काम करना है। चलिए देखिए, ये इतना लंबा क्वेश्चन होता है, समझाने में अकेला क्वेश्चन आधा घंटा ले गया, लगभग 30 मिनट हो गई। 5 मिनट की स्टार्टिंग समझाई होगी मैंने, और 15-20 मिनट तो ले गया आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों मैं से रब कर रहा हूँ। अब 2 पार्ट दे रखे थे, तो दूसरा पार्ट अपना आप ट्राई करना आप, वो भी यही है। तो मैंने समझा दिया आपको, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी आगे, एक्सरसाइज 3.1 चल रही है और क्वेश्चन नंबर है अब 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक में पढ़िए साथ साथ। ऑन कंपेयरिंग द रेशो, अब आ रही है A1/A2 B1/B2। ये कह रहे हैं रेशो को कंपेयर करो, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, parallel और coincident, ये पूछा है। तो पहले ये तीनों वर्ड लिख लेता हूं। एक तो क्या पूछ रखा है, इंटरसेक्ट, दूसरा क्या है, पैरेलल, और तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट। मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालो, और निकालने के बाद फिर ये चेक करो कि भैया इन तीन में से कौन सी कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन तुमने समझ लिया, ये लिखा हुआ है 5x, पहले इक्वेशन उतार दो, -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर है 7x प्लस 6y -9 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 लिखा था मैंने वहां पे, है ना, इससे। और जो सेकंड इक्वेशन है उसका कंपेयर किससे करेंगे, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 से। तो या तो आप इसको इसके जैसा बना लो या इसको इसके जैसा। मैंने यहाँ इज इक्वल टू लिख रखा है, तो आप इस नंबर को इधर ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5x माइनस के 4y, ऐसे एरो बना देता हूँ, और प्लस का 8 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8। और ये कैसे हो जाएगी, 7x प्लस 6y, ये माइनस का 9 इधर आ गया, प्लस का 9। तो मैंने एग्जैक्ट ये इक्वेशन है इसके जैसे बना ली। अब कंपैरिजन कर दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका कंपेरिजन किससे होगा, इससे। तो देखो A1 कितना आ गया है, 5, ध्यान से सुनो। चलिए जी, फिर B1 कितना आ गया है, -4, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस नहीं छोड़ना। और C1 कितना आ गया है, -8। ये आ गए हैं A1 B1 C1। अब A2 कितना आ गया है, A2 आ गया है 7। अच्छा जी, B2 कितना आ गया है, ये आ गया है 6। और C2 कितना आ गया है, ये आ गया है 9। ठीक, अब वो निकाल लो, A1/A2 निकालो,
B1 अपॉन B2 निकालो और C1 अपॉन C2 निकालो। तो A1 है 5, A2 है 7, B1 है -4, B2 है 6 और C1 है -8 और C2 है 9। कटिंग इनकी नहीं हो रही, इनकी हो रही ना, काट लो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया -2/3 और तो किसी टेबल से कट नहीं रहे। ठीक, अब आप ये देखना है आपको कि जो हमने 3 प्रॉपर्टी लिखी थी उनमें से कौन सी मैच कर रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, लिख के दिखाता हूँ दोबारा। पहली थी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी क्या थी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीसरी क्या थी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप ये देखो कि इन तीनों प्रॉपर्टी में से कौन सा मैच कर रहा है। देखो आप जल्दी फटाफट। देख लिया होगा। ऐसे देखते हैं, पहले इसे देखो, सबसे पहले इसे मत देखो, इसे देखो। इसमें तीनों बराबर होने चाहिए, है ही नहीं, ये नहीं लग रही है। इसमें शुरू के 2 बराबर होने चाहिए, वो भी नहीं है, ये भी नहीं लग रही। अब बस ये लगेगी। इस तरह से सोचना है, यानी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इन तीनों प्रॉपर्टी में से जो फाइनली आंसर आया आपको वो आया A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। और जब ये कंडीशन आती है तो इन तीनों में से कौन सी है बच्चों, ये वाली। तो बस यहाँ लिख दीजिए इंटरसेक्ट। इसमें और कुछ नहीं लिखना आपको, यूनिक सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से पूछ रहा है ना ये, तो वो जब पूछेगा तब लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। देखिए इसे ध्यान से। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी अपना आप ट्राई कर लेना। सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, सेकंड भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है, अपना आप ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन करके मैंने आपको दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे साथ। इसमें भी यही है, कुछ अलग नहीं है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस इसमें नाम बदल दिया, काम वही है। इसे पता करना है कि जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब इसे कितने पार्ट दे रखे हैं, इसके पार्ट दे रखे हैं इन्होंने 5 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। है पांचों एक जैसे ही, बाकी जो थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है वो बता देता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन दे रखा है ना। तो थर्ड पार्ट ही बताते हैं पहले, तो थोड़ा सा दिखने में अजीब सा है ना। पूरा क्वेश्चन उतार लूँ मैं। ये है 3x/2 या 3/2x ऐसे, प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ये दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। फिर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू है 14, ये दे रखी है सेकेंड इक्वेशन। और ये कहा है कि ये बताएं कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पांचों के पांचों पार्ट एक जैसे ही हैं, बाकी तरीका देख लो आप, तरीका वही है, कुछ अलग नहीं है। इसका कंपेरिजन किससे करोगे, जैसे जैसे लिख रहा हूं ना ऐसे ऐसे लिखना। बहुत से स्टूडेंट तो मुंहजुबानी करते रहते हैं, फिर पेन नहीं चलने का एग्जाम में। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। मुंहजुबानी तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ हर चीज को। इसका कंपेरिजन कर दो इससे है, तो A1 कितना आ गया है 3/2, फिर B1 कितना आ गया है 5/3, फिर C1 कितना आ गया है 7। ये हो गया कंपेरिजन। अब इसका कंपेरिजन किससे करोगे, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 से करें। करो, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, B2 की वैल्यू कितनी आ गई -10,
और C2 की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो A2 की तो आ गई 9, B2 की आ गई -10 और C2 की आ गई है 40। अब फिर वही निकालो, वही से मतलब क्या है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो A1 क्या है 3/2 और A2 कितना था 9। चलो जी, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10। चलो जी, C1 कितना है 7 और C2 कितना है 40। अब इन्हें सोल्व करो। सोल्व करने से पहले ध्यान से सुनना मेरी बात है, मैं क्या कहूँगा। जब भी ऐसे नंबर के नीचे नंबर आ जाएं तो पहले ये देखा करो कि इनमें फ्रैक्शन कौन सा है। तो 3/2 ये है आपका फ्रैक्शन, ये रहा, और जो 9 था ये था नंबर। तो जो फ्रैक्शन है उसे तो ऐसे लिखा करो, ये जो नंबर है इसे उल्टा कर दिया करो। तो 9 का उल्टा हो गया 1/9, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट पता क्या करे, कभी तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दे, कभी इसमें कर दे, आइडिया से काम करता रहे, तो उससे दिक्कत ही दिक्कत है मैथमेटिक्स में। करो कटिंग इसकी, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आ गई फाइनल वैल्यू। अब यहाँ आ जाओ, फिर देखो फ्रैक्शन क्या है, ये रहा फ्रैक्शन 5/3, ये है नंबर, तो नंबर उल्टा होगा, -10 का उल्टा हो गया -1/10, 5 2 जा 10, तो ये आ गया -1, 3 2 जा 6, ये आ गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया 1/2। निकल गए। अब फिर वही काम करना है, देखना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहले सबसे नीचे वाली प्रॉपर्टी लगाया करो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों बराबर होनी चाहिए, नहीं है। फिर लगाया करो दूसरे वाली प्रॉपर्टी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है ही नहीं, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब कौन सी बची, पहली बची, बस पहली बची तो उसे लिख दो क्या कि भाई A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। अब सोचो इसके क्या क्या सॉल्यूशन हुआ करते थे। इन्हें हम कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन, और इसे हम कहते थे कंसिस्टेंट। तो अब यहाँ क्या पूछ रखा है इन तीनों में से, कंसिस्टेंट, तो बस कंसिस्टेंट लिख दो। सब चीज पता होनी चाहिए और फिर जो पूछना है पूछ लो भाई, है ना। अगर आप खुद ही सिलेक्टिव पढ़ाई करोगे कि ये करने से बच जाएं, वो ना करना पड़े, तो जब आप खुद ही सिलेक्टिव बन रहे हो तो दूसरों को क्या सिलेक्शन दे पाओगे फिर आप, है ना। फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप सब कुछ करो, फिर सामने वाले पे छोड़ दो भाई, जो पूछना है पूछ ले। तो ये हो गया है इसका आंसर। पांचों पार्ट यही है, A1 अपॉन A2 निकालना है, B1 अपॉन B2 निकालना है, C1 अपॉन C2 निकालना है। कंडीशन चेक कर लेनी है और देख लेना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए बच्चों, इस पीरियड का टाइम हो गया है। ये हमारा फर्स्ट पीरियड था इस चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज का। अब जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर आप देखना उसे। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है। आप इस तरह से पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें। आप चाहे मेरे पास पढ़ें या कहीं और पढ़ें, आप मेरा YouTube चैनल देखें या कहीं और किसी का देखें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपने पे विश्वास रखें। सब काम एक ना एक दिन बन जाएंगे आपके। चलिए, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।